प्रीवियस लेक्चर में कैश डिजाइन स्ट्रक्चर वर्सेस परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे कैश डिजाइन एंड स्ट्रक्चर के। तो उसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 5वां क्राइटेरिया था राइटिंग पॉलिसी। तो राइटिंग पॉलिसी से मतलब है कि राइटिंग टू द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में राइटिंग का क्या मतलब है कि जो सीपीयू में चेंजेस हुए हैं इंस्ट्रक्शंस या डेटा में, वो वापस मेन मेमोरी में जाएंगे वो चेंजेस, तो कैश मेमोरी में भी वो चेंजेस होने चाहिए। राइटिंग मीन्स दिस थिंग। और जो मेन मेमोरी से कैश में कंटेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कॉपीइंग। मेन मेमोरी से कैश में जो कंटेंट्स आएंगे दे विल बी डायरेक्टली एंड एग्जैक्टली कॉपीड। बट जब राइटिंग की बात आएगी तो राइटिंग सेज द चेंजेस, जो सीपीयू के अंदर चेंजेस हुए हैं वो कैश मेमोरी में रिफ्लेक्ट होना है। तो जो चेंजेस हैं वो कैश मेमोरी में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया, 3 मेथड्स यूज होते हैं: राइट थ्रो, राइट बैक एंड राइट वंस। तो राइट वंस जो तीसरा क्राइटेरिया है वो तो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए, या वो सिस्टम जिसमें बहुत सारी कैश मेमोरीज हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वो है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स, बहुत सारी मेमोरीज, जैसे कोई भी हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, दैट इज अ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। तो हम बात करते हैं इसकी राइट थ्रो एंड राइट बैक। तो राइट थ्रो पॉलिसी क्या है कि कोई भी जो ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन, वो सीधे सीपीयू और मेन मेमोरी में राइट हो जाएगा। जैसे कोई सपोज करो, बहुत सिंपल केस में अगर हम बात करें तो कोई डेटा, कोई वैल्यू आ रही है आई की सपोज 5, और उसका स्क्वायर करके फिर हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो जो वैल्यू सीपीयू में, वही स्क्वायर तो सीपीयू के अंदर ही होगा, एलयू के अंदर, तो वो वहां चेंज होके फिर कैश में रिफ्लेक्ट होगा वो आई की वैल्यू लेटेस्ट, और साथ ही साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह कैश और मेन में हमारे हमेशा वैलिड कंटेंट्स रहते हैं, मतलब कि एक साथ वो कैश और मेन में कॉपी हो जाते हैं सीपीयू से। सीपीयू दोनों में डेटा हमारा भेजता है। सीपीयू का कैश मेमोरी से जो अरेंजमेंट होता है, कनेक्शन, वो डिफरेंट होता है, और मेन मेमोरी से बसेस के थ्रू होता है, डेटा एंड एड्रेस बस के थ्रू। यहाँ पे ऑपरेशंस हमारे पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल मतलब कि एक साथ राइटिंग होती है मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में। राइट बैक का मतलब ये है कि कोई चेंज सीपीयू में हुआ तो उसने कैश मेमोरी में तो रिफ्लेक्ट कर दिया चेंज, बट मेन मेमोरी में नहीं किया। मेन मेमोरी तब करेगा जब बाद में जरूरत होगी। अभी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग फास्ट बनाने के लिए सीपीयू ने क्या किया कि कैश मेमोरी से ही डेटा लेगा नेक्स्ट टाइम, तो कैश मेमोरी तो अपडेट कर दिया, बट उस डेटा का मेन मेमोरी में अपडेशन नहीं हुआ। और जब ये सीपीयू फिनिश कर देगा रिलेटेड ऑपरेशंस, तो मेन मेमोरी में लेटर ऑन डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कैश मेमोरी की कोई लोकेशन अपडेट हुई और मेन मेमोरी में नहीं अपडेट हुई, तो उसके लिए एक अपडेट बिट सीपीयू जनरेट करता है। वो अपडेट बिट उस लोकेशन के लिए, जिसका मीनिंग ये होता है कि उस लोकेशन में जो कंटेंट्स हैं वो मेन मेमोरी में अपडेट होने हैं लेटर ऑन। तो अगर मेन मेमोरी मीनवाइल रीड होती है तो मेन मेमोरी में वो कंटेंट्स हमारे क्या है, इनवैलिड होंगे, क्योंकि वो अपडेट हुए नहीं है। तो ये जो अपडेट बिट सेट होती है, तो ये कंटेंट्स मेन मेमोरी में बाद में लिख दिए जाते हैं।
तो राइट बैक में प्रॉब्लम यही है कि मेन मेमोरी का वो पोर्शन, वो डेटा जो कैश मेमोरी में अपडेट हो गया और मेन में नहीं हुआ, वो कुछ पीरियड के लिए हमारा क्या होगा, इनवैलिड रहेगा। अगर कोई और डिवाइस मेन मेमोरी को एक्सेस कर रही है बीच में, सपोज करो आउटपुट डिवाइस, तो फिर आउटपुट डिवाइस क्या है कि मेन मेमोरी के वो डेटा को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस बीच जब तक अपडेट नहीं हुआ है मेन मेमोरी में डेटा, तब तक के लिए जो मेन मेमोरी का एक्सेस है वो ओनली कैश मेमोरी के थ्रू अलाउ किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा है राइट वंस। तो राइट वंस एज आई टोल्ड कि ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए होता है, जहां पर बहुत सारी कैश मेमोरीज होती हैं और बहुत सारी मेन मेमोरीज होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ कैश मेमोरी आउट ऑफ मतलब जितनी भी कैश मेमोरी है, कुछ कैश मेमोरी तो अपडेट हो जाती है, लेकिन बाकी कैश मेमोरी अपडेट नहीं होती। ये राइट वंस की बात कर रहा हूँ। तो जो अपडेट हो जाएंगी कैश मेमोरी सीपीयू से, वो तो उनमें वैलिड कंटेंट्स रहेगा, जो नहीं अपडेट होंगी उनमें इनवैलिड कंटेंट्स रहेगा। बाकी इसका डीप डिस्कशन तो मल्टी प्रोसेसर के साथ ही किया जा सकता है राइट वंस पॉलिसी का। तो अब हम आते हैं इसमें हिट रेट। हिट और मिस का कंसेप्ट मैंने बताया था। हिट मींस क्या होता है, अगर सीपीयू को कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो डेटा अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो दैट इज द हिट, और अगर नहीं मिला तो मिस, और नहीं मिलने के केस में रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे हिट रेट का मतलब ये है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी या रेशियो कि टोटल रिक्वेस्ट सपोज जितनी भी है उनमें से हिट कितने टाइम मिला। सपोज सीपीयू ने 20 बार रिक्वेस्ट भेजी कैश मेमोरी को, तो 20 बार में अगर 8 बार उसको डेटा मिला कैश मेमोरी में, तो हिट रेट क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 20। और मिस रेट अगर हम देखें 1 माइनस हिट रेट। भाई हिट रेट प्लस मिस रेट 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। रेट है, रेशियो है, रेट मीन्स रेशियो, तो रेशियो हमेशा 1 या उससे कम होगा। तो हिट रेट और मिस रेट मिलके टोटल 1 होगा। तो जो हिट रेट है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली, साइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अगर बहुत छोटी है तो कम डेटा उसमें स्टोर हो पाएगा, और अगर ज्यादा है कैश मेमोरी की तो ज्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इंप्लीमेंट कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तीसरा है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी मैंने कल बताया था, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और लीस्ट रिसेंटली यूज, ऑप्टिमल, और चौथा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। चौथे में ये लिखा है कि अगर जो हाई पावर मतलब फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे वर्क स्टेशंस हैं, मेन फ्रेम्स हैं, तो उसमें हिट रेट लगभग 99% मिलता है। तो ये कंट्रोल सर्किटरी है सीपीयू, कैश और मेन मेमोरी की। जो सीपीयू, कैश और मेन का तो इंटरकनेक्शन बसेस के थ्रू दिख रहा है तुम लोगों को, और कैश से जो सीपीयू का है वो कंट्रोल सर्किट होता है, उसके थ्रू सीपीयू से कनेक्ट होती है। अब आते हैं हिट रेट पर या हिट रेशियो। तो हिट रेशियो से ही कैश का परफॉर्मेंस मेजर होता है। जितनी बार कैश मेमोरी में वो मिल जाएगा डेटा, तो दैट विल बी द बेस्ट। तो ऑब्वियसली कि हिट रेट या हिट रेशियो क्या है हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट या रेफरेंसेस जो सीपीयू ने कैश के लिए भेजी,
और उसमें से कितने बार हमें हिट मिल गया। तो आसान है, हिट रेशियो नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिसेस। और अगर मिस रेट निकालोगे तो नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिस। तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें समझने के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं, जितनी बार हिट मिला और ये जो नीचे लिखा है वो नंबर ऑफ हिट प्लस नंबर ऑफ मिस। तो ये क्या होगा, ये टोटल सीपीयू रेफरेंसेस ही हैं कि अगर 20 टाइम्स या 50 टाइम्स सीपीयू रेफरेंस किया तो जितने बार हिट मिला बाकी टाइम मिस मिला। तो जो ये रेशियो है, ये हमारा हिट रेशियो, ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टाइम मिलेगा तो इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। और मिस रेशियो की बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिस। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब कैश परफॉर्मेंस एंड एक्सेस टाइम। तो ऑब्वियसली के जो भी डिवाइस है उसका हम परफॉर्मेंस और एक्सेस टाइम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि किसी भी डिवाइस का परफॉर्मेंस चेक करना और उसको इम्प्रूव करना। तो कैश को हम, जो परफॉर्मेंस है हमारा वो हिट और मिस के करस्पॉन्डिंग ही निकलेगा। तो इसको एक तरह से 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, हिट एंड मिस रेट, कॉस्ट ऑफ हिट एंड मिस पेनल्टी। तो जो कॉस्ट ऑफ कैश हिट है वो हम एक्सेस टाइम से मेजर करते हैं, कैश मेमोरी के एक्सेस टाइम से कैश हिट का मेजरमेंट होता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको। ठीक है, अब मिस पेनल्टी की बात करते हैं। मिस पेनल्टी मींस के अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला सीपीयू का जो रिक्वेस्ट है कैश मेमोरी में, तो वो क्या होगा, मिस बनेगा, मतलब कि, और वो एक तरह से पेनल्टी है। पेनल्टी इन द सेंस कि डेटा नहीं मिला कैश मेमोरी में, तो बाय पेनलाइजिंग डेटा विल बी फाउंड फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो जो एक्सेस टाइम है वो क्या है हमारा, हिट कॉस्ट प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। ओके, हिट कॉस्ट से मतलब है कि एक्सेस टाइम फॉर कैश मेमोरी, हिट कॉस्ट फॉर हिट, फाइंडिंग ए हिट इज द टाइम फॉर एक्सेसिंग द मेन मेमोरी, और मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। तो मिस रेट तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मिस पेनल्टी क्या है कि जो वो टाइम लगेगा मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, दिस इज द मिस पेनल्टी। Penalty regarding the time consumed for accessing data from main memory. So that is miss penalty. Effective cycle time. तो effective cycle time जो कैश का होता है वो कैश मेमोरी साइकिल टाइम और मेन मेमोरी साइकिल टाइम का एवरेज होता है। जैसे बार बार सीपीयू रिक्वेस्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, कुछ बार ये कैश में मिला, कुछ मेन में मिला, तो अगर हम एवरेजिंग निकालें इसका साइकिल टाइम, तो दोनों का जो टाइम है उनका एवरेज कर देते हैं। क्योंकि कभी कैश में मिल गया तो एकदम वो मिली सेकेंड से भी कम ऑर्डर का होगा, माइक्रो सेकेंड होगा, या नैनो सेकेंड के ऑर्डर का भी हो सकता है। और अगर मेन मेमोरी एक्सेस हुआ तो इट विल बी 100 टाइम्स फास्टर, मतलब 100 टाइम्स मोर देन द कैश मेमोरी, मतलब सीपीयू एक्सेस टाइम। कैश मेमोरी 10 टाइम्स फास्टर होती है अगर हम बाहर वाली कैश मेमोरी की बात करें, मतलब स्लोवर होती है सीपीयू से, ठीक है ना। और कैश मेमोरी से फिर 10 टाइम्स स्लोवर मेन मेमोरी। तो इफेक्टिव साइकिल टाइम जो निकालते हैं वो दोनों का एवरेज कर देते हैं। तो जो एवरेजिंग है बेसिकली
वो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिट एंड मिस। अब एवरेज साइकिल टाइम हम कैसे निकालते हैं कि जो टी इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव साइकिल टाइम, वो है TC प्लस 1 - H इंटू TM। TC है टाइम फॉर कैश मेमोरी, ओके। और अगर कैश मेमोरी में नहीं मिला डेटा तो 1 - H, H इज द हिट रेशियो, 1 - H इंटू TM। TM इज द टाइम फॉर एक्सेसिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो H हमारी प्रोबेबिलिटी है कैश हिट की, या हिट रेट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी 1 से कम होती है या 1 तक हो सकती है, और हिट रेट भी हमारा 1 या 1 से कम हो सकता है। तो जो इफेक्टिव साइकिल टाइम आया वो टाइम टू एक्सेस द कैश मेमोरी प्लस 1 - हिट रेट, मतलब मिस रेट, एक तरह से मिस रेट टाइम्स टाइम टू एक्सेस द मेन मेमोरी। ये फॉर्मूला नया नहीं है, वही है पिछली बार जो स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, ये वाला एक्सेस टाइम फॉर कैश प्लस मिस रेट इनटू एक्सेस टाइम फॉर मेन मेमोरी। दिस इज द, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा, मिस रेट ही है 1 - H। अगर H हिट रेट है तो 1 - H मिस रेट। तो इससे हमारा एवरेज साइकिल टाइम निकल आएगा, या टी इफेक्टिव टाइम होगा। तो जो एक्सेस टाइम की वैल्यू होती है वो जनरली, जैसे मेन मेमोरी की हम बात करें तो 20 से 50 CPU क्लॉक साइकिल्स लेता है, और जो कैश मेमोरी है वो कुछ फ्यू CPU साइकिल्स में एक्सेस हो जाता है। अब कैश मिस टाइप्स कि जो ये मिस मिला हमें कि डेटा कैश में ना मिलके और मेन मेमोरी में मिलेगा, तो वो जो मिस है वो किस किस सिचुएशन में हो सकता है, मतलब वो किस टाइप का हो सकता है। तो ये 3 टाइप में है हमारा, कंपलसरी मिस, कैपेसिटी मिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मिस। कंपलसरी मिस तो वो सिचुएशन है जब अगर फर्स्ट टाइम कोई डेटा कैश CPU रेफरेंस कर रहा है, कैश में एक्चुअली डेटा एडवांस में एक तरह से नहीं आता है। एडवांस में तब आता है जब CPU ने रेफरेंस किया मेन कोई डेटा, और वो कैश में नहीं है तो मेन मेमोरी से कॉपी हो गया कैश मेमोरी, फिर कैश में वो पड़ा रहेगा, फिर CPU दोबारा कोई डेटा देखेगा, वो डेटा कैश में आ जाएगा। इस तरह कैश में डेटा कॉपी होता रहेगा, और रिमूव तभी होगा जब, जो कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी में हमने देखा था, जब कंप्लीट भर जाएगी। तो कंपलसरी मिस का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई डेटा CPU रेफरेंस कर रहा है तो उस टाइम ये कंपलसरली मिस इवेंट होना ही होना है, क्योंकि अभी कोई उसमें डेटा नहीं है, ठीक है। When the data are located into the cache for first time, प्रोग्राम स्टार्टअप और कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। दूसरा है हमारी कैपेसिटी मिस। तो कैपेसिटी मिस क्या है कि अगर कैश मेमोरी पूरी भर गई है तो उस टाइम ऑब्वियसली कि मिस इवेंट मिलना ही मिलना है। भरी हुई है कैश तो फिर रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई करेगा, और कैश की कौन सा डेटा इनकमिंग डेटा से रिप्लेस होगा। अंडरस्टूड। उसकी कैपेसिटी पूरी भर गई है तो उस टाइम जो मिस मिलेगा तो वो दैट इज कैपेसिटी मिस, और वो डेटा कैश मेमोरी में रिप्लेस होगा मेन मेमोरी से। और तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो कुछ और कारण से मिस अगर मिलता है तो जो हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके थ्रू जो मिसेस नहीं होती है वो कॉन्फ्लिक्ट मिस कहलाते हैं। दूसरे टाइप की मिस जो इन दोनों से नहीं मिलते। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको मैं
हटा देता हूं, दूसरी स्लाइड शेयर करता हूं। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि जो कंटेंट्स, अगर कोई स्लाइड आ गई इस पर, अगर कोई कंटेंट्स इस पे कॉपी हो रहे हैं कैश मेमोरी में, तो वो एट रैंडमली मेन मेमोरी से आते हैं। कुछ सिचुएशन ये भी हो सकती है ना कि जो हम बात करते हैं कि जैसे एडवांस कंप्यूटर या कह सकते हैं कि जो एडवांस में डेटा कुछ कॉपी हो जाए कैश मेमोरी, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, बट मेन मेमोरी से कुछ एडवांस डेटा अगर कैश मेमोरी में कॉपी हो सके, तो सीपीयू विल नॉट टेक द सो मच टाइम फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये बताता है कि जो मेन मेमोरी से अगर ऐसी सिचुएशन में डेटा आता है तो वो एट रैंडम नहीं आएगा कैश मेमोरी में, उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इसमें क्या है कि ये हो सकता है कि जो डेटा हमारा आ रहा है मेन मेमोरी से कैश में, वो इस तरह हो कि नियर बाई फ्यूचर में फिर उसकी जरूरत हो। जैसे कि अगर इस मूवमेंट पे कोई सपोज जैसे तुमने फंक्शन कॉल किया, तो इट इज लाइकली दैट सेम फंक्शन विल बी कॉल्ड नेक्स्ट टाइम आल्सो। एक फंक्शन को तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा बार कॉल कर सकते हो। जैसे अगर अपन सिंपल केस में लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो इतने सारे हम फंक्शंस बनाते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, प्रिंटिंग, तो कोई भी फंक्शन किसी भी ऑर्डर में कितने टाइम कॉल हो सकता है। तो एक क्राइटेरिया तो ये है हमारा कि नियर फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट हो। दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि वो नियर बाई लोकेशंस, कि अगर पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये बात डेफिनेट है कि अगला भी मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में मेन जो पॉइंट है वो ये है कि वैसे तो रैम से किसी भी डेटा को कैश में कॉपी करने के लिए प्रोसेसर के पास फ्रीडम है, बट ये जो पैटर्न है रेफरेंस का, ये रैंडम नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है कि एक स्ट्रक्चर शो करता है जो कि सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके कुछ क्राइटेरिया के बेस पे, जो मैंने अभी बताया था। तो जो मेमोरी एक्सेस करने का जो पैटर्न है वो क्या होता है कि सिमिलर मेमोरी लोकेशंस या रिलेटेड या रेगुलर मेमोरी लोकेशंस को ये सेलेक्ट करता है नेक्स्ट डेटा के लिए। नेक्स्ट डेटा के लिए अब अगर कंफर्म है सीपीयू को कि हाँ ये डेटा चाहिए, तब तो उस केस में कोई हमें सोचना नहीं है। लेकिन अगर एडवांस में कुछ डेटा लाना है या एक्सेस करना है, तो इट विल टेक द डेटा फ्रॉम सिमिलर, रिलेटेड या रेगुलर मेमोरी लोकेशंस। जनरली क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, वो मेमोरी से सीक्वेंशियली एक्सेस होते हैं जनरली, जब तक कि कोई ब्रांच या फिर जंप स्टेटमेंट ना हो। तो ये भी एक पैटर्न है। अब इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, तो अगर किसी लोकेशन से प्रोसेसर हमारा इंस्ट्रक्शन को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस बात की संभावना भी काफी है कि नियर बाई लोकेशन से नेक्स्ट टाइम फिर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। नियर बाई क्या, जनरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो मेमोरी रेफरेंस है किसी गिवन टाइम में, वो कोई एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया से ही होगा। लोकलाइज्ड से मतलब कि या तो जैसे सपोज लूप है, तो लूप में कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा मेमोरी रेफरेंस का, जो
स्मॉल ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप का मतलब कि अगर हम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें या ग्रुप ऑफ डेटा की बात करें, तो उसमें जो पैटर्न मिलेगा, फिनोमेनन मिलेगा या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो इस प्रॉपर्टी को ही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम बोलते हैं। तो जो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ मेमोरी हो सकता है वो हमारा ये कहता है कि किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी प्रोग्राम द्वारा जनरेटेड जो एड्रेस है, यानी सीपीयू द्वारा जो रिक्वायरमेंट है डेटा की या इंस्ट्रक्शंस की, तो मेमोरी के कुछ ही लोकलाइज्ड एरिया से ही वो एक्सेस होगा अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखें। ठीक है, मतलब सपोज करो कि जो अगर 2 सेकंड में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम 2 सेकंड की अगर 100वें हिस्से में या 50वें हिस्से में देखें, तो उस बीच जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे जनरेट होंगे, यानी सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट होगी डेटा की, वो मेमोरी के एक लोकलाइज्ड एरिया से होगी, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस किसी भी लोअर लेवल और नेक्स्ट हायर लेवल मेमोरी कॉम्बिनेशन के लिए वर्क करता है। तो ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा, जैसे कैश मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू कैश मेमोरी, सॉरी कैश मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी, और कैश के डिफरेंट लेवल्स पर भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर तुम्हें उसमें ध्यान हो, जब हम पेजिंग वगैरह पढ़ रहे थे, तो पेजिंग में हमने पढ़ा था टेबल लुकअप प्रोसीजर, यानी पेज टेबल या सेगमेंट टेबल। तो अगर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होल्ड करता है, तो ये हमारा टेबल लुकअप प्रोसीजर को मेमोरी में रेफरेंस करता है और बार बार रेफरेंस करता है। तो अब जो है इसके टाइप हम समझते हैं, मतलब जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, ये 2 टाइप की हो सकती है हमारी, टेम्पोरल है, स्पेशियल है। टेम्पोरल ये बोलता है कि अगर कोई डेटा या आइटम किसी लोकेशन से रेफरेंस हुआ है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी है कि नियर फ्यूचर में वो फिर से हमारा एक्सेस होगा। मतलब कहने का ये है कि कोई डेटा अगर एक्सेस हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो नियर फ्यूचर में फिर से वो डेटा एक्सेस होगा। दिस इज द टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशियल ये है कि रिलेटेड टू स्पेस, टेम्पोरल रिलेटेड टू टाइम, टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम, कि अगर इस टाइम कोई हमारा लोकेशन एक्सेस हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगले बार फिर वो एक्सेस होगी। और स्पेशियल रिलेटेड टू स्पेस की मीन्स कि अगर कोई लोकेशन एक्सेस हो रही है, तो उसके नियर बाई जो लोकेशन है वो भी एक्सेस होगी। दोनों में अंतर ये है, आई थिंक यू आर समझ पा रहे होंगे। ओके, तो स्पेशियल जो मैंने बताया कि अगर कोई आइटम या लोकेशन रेफरेंस हो रही है, तो नियर बाई लोकेशन भी नियर फ्यूचर में हमारी रेफरेंस होगी। ठीक है, तो अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ स्पेशियल और टेम्पोरल का। जैसे सपोज करो कि कोई एरे अगर एक्सेस कर रहा है सीपीयू, जैसे सपोज करो कि एरे के 10 वैल्यू है और सभी 10 वैल्यूज को ऐड करना है, तो लूप चल रहा होगा और सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे आई, इस तरह का स्टेटमेंट लिखा होगा। तो एरे का अगर कोई एक डेटा एक्सेस हो रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है पूरी कि उसका नेक्स्ट डेटा भी एक्सेस होगा। तो ये किस टाइप की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है? स्पेशियल, कि अगर कोई लोकेशन एक्सेस हो रही है तो उसकी अगली लोकेशन भी एक्सेस होगी डेफिनेटली। तो दिस इज द स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।
अब सपोज करो कि कोई फंक्शन हमने कॉल किया, अब इसमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या डेटा के लिए नहीं है, ये पूरे एरे के लिए, पूरे फंक्शन के लिए, पूरे लूप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम। मतलब कि एक पर्टिकुलर डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा, एक इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें एक सिंगल डेटा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ब्लॉक ऑफ डेटा एक्सेस हो रहा है करंटली, तो वो नियर फ्यूचर में फिर वो ब्लॉक ऑफ डेटा एक्सेस हो, ये क्या है हमारा टेम्पोरल। और अगर कोई ब्लॉक एक्सेस हो रहा है या इंस्ट्रक्शन एक्सेस हो रहा है, उसके नेक्स्ट लोकेशन का भी एक्सेस होगा मोस्ट प्रोबेबली। इस बात की गारंटी तो कुछ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी तो होती है। जैसे एरे का सपोज करो तुम 5th एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि 6th भी एक्सेस होगा, हो सकता है मैं 5th की जरूरत, बट प्रोबेबिलिटी इज मोर के नेक्स्ट भी एक्सेस होगा। तो अब अगर हम लूप की बात करें, तो कोई लूप है, लूप इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शन इज आल्सो ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर इज आल्सो ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो अगर हम लूप की बात करते हैं, तो लूप के जो लूप ब्लॉक है वो किस तरह का हमारा वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वो करेगा टेम्पोरल। कि अगर लूप नहीं, टेम्पोरल नहीं, स्पेशियल। क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन लूप कॉल हुआ है, तो लूप का पहला इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हुआ तो कंप्लीट लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर हम फंक्शन कॉल की बात करें, तो फंक्शन कॉल है टेम्पोरल। फंक्शन कॉल की बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन के स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस देखोगे तब तो वो स्पेशियल में आ जाएंगे। फंक्शन कॉल इज द टेम्पोरल लोकेलिटी, कि अगर तुमने कोई फंक्शन कॉल किया है तो कैश में उसको फंक्शन के कोड को बने रहने देगा ओएस, क्योंकि वो कैश में होगा ना वो कोड उस टाइम, तो उसको रिमूव नहीं करेगा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प्स टू डिटरमिन कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी आल्सो। या ये हो सकता है कि अगर पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो पूरे ब्लॉक को ही कॉपी कर देगा कंट्रोल। तो फंक्शन कॉल इज द टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। जिसमें कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी वो कॉल होगा। और अगर लूप हमारा चल रहा है, तो कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगर देखोगे तुम, चाहे लूप हो या फंक्शन हो या स्ट्रक्चर हो, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगर यूज हो रहा है तो वहां पे हमारा स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होगी। टाइम कंप्लीट हो गया क्या? अभी होगा टाइम। ठीक है, आ गई स्क्रीन? ओके। तो अब एरे का जो मैंने बताया एग्जांपल कि एरे की कोई वैल्यू यूज हो रही है, उस एरे के केस में कौन सी लोकेलिटी होगी डिफरेंस? स्पेशल होगी। ठीक है, क्योंकि एरे देखो एक बार एक्सेस हो रही है तो इसकी कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अगली बार फिर वही एरे एक्सेस होगी, क्योंकि एरे अगर एक बार यूज हो गई तो कम प्रोबेबिलिटी है। तो अगर लेकिन एक लोकेशन एरे की एक्सेस हो रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट लोकेशन भी नेक्स्ट एक्सेस होगी। दिस इज टेम्पोरल लोकेलिटी। स्ट्रक्चर के केस में अगर देखें हम, जैसे स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड फील्ड, सॉरी, स्ट्रक्चर फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्ट्रक्चर के केस में किस तरह की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होगी? उसका अगर कोई एक फील्ड एक्सेस हो रहा है तो स्ट्रक्चर में जनरली यही होता है कि पूरे फील्ड्स एक्सेस होंगे। जैसे तुमने कोई स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाया तो उसका अगर एज एक्सेस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है नेम भी एक्सेस होगा, डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर, फीस। तो इसमें भी हमारी टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसको आगे मैंने एग्जांपल्स के तौर पर ही बताया
कि जो ये फर्स्ट डायग्राम शो कर रहा है ये है टेम्पोरल, कि सेम डेटा नेक्स्ट टाइम, और सेकेंड वन इज स्पेशियल, नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट टाइम, नियर बाई डेटा नेक्स्ट टाइम। इसमें सेम डेटा नेक्स्ट टाइम, इसमें नियर बाई या नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट टाइम। एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए वही है। किसी प्रोग्राम में लूप, सब रूटीन से मतलब हमारा है फंक्शन से, ओके, जनरली होते हैं। और लूप एग्जीक्यूट होता है, तो ये मैंने बता दिया है लूप का और सब रूटीन का, कि लूप के केस में किस तरह की लोकेलिटी होगी, सब रूटीन के केस में होगी। एरे के केस में भी बता दिया है। एरे लूप, एरे के केस में स्पेशियल होगी, और किसी लूप में अगर कोई हम जैसे वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं तो ये टेम्पोरल होगा। अगर सीक्वेंशियल या सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस जैसे ब्लॉक में हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो स्पेशियल होगी। लूप फंक्शन रिकॉर्ड रिपीटेडली लूप के साथ, ये टेम्पोरल लोकेलिटी है हमारी। टेम्पोरल क्यों है लूप के केस में, कि अगर आई की एक वैल्यू के लिए लूप कॉल हो रहा है, लूप क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो जब नेक्स्ट कंडीशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट चेंज कुछ भी होगी तो फिर सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम सेम एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि टेम्पोरल है। फंक्शन भी टेम्पोरल है हमारा। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर यूनियन वो स्पेशियल है। This is the last slide. Okay. तो आई थिंक इसको क्लोज कर लेते हैं।